इशफाक साहब, इसमें सूरत हाल ये है कि 9 मई के लाहौर में इन्होंने 14 केसेस मुख्तलिफ FIRs में दर्ज किए हुए हैं। 14 के 14 ट्रायल की जो चालान हैं वो अदालत में आ चुके हैं। इनमें से 8 जो हैं वो ATC 1 में लगे हुए हैं और 6 जो हैं वो ATC 3 में लगे हुए हैं। आलिया हमज़ा हैं और उसके अलावा बेशुमार मुलजमान हैं। जैसे कि मैं सिर्फ अगर जना हाउस केस का ही बात जिक्र करूँ तो उसमें 300 मुलजमान हैं। मुख्तलिफ लोग हैं जिनके नाम तो इस वक्त मैं ज़बानी नहीं बता सकूँगा आपको, लेकिन आज ही एक साहब मुझे मिले थे, वो मुझे बता रहे थे कि शायद उनको 17 टांके लगे हुए हैं। कोई ऐसी चीज़ एक्स्ट्राऑर्डनरी वहाँ अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की तबीयत ख़राब थी और वो हॉस्पिटल गई हुई थी अपनी बीमारी के इलाज के लिए, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें किसी तरह की कुछ सहूलत अंदर दी गई है, बल्कि मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह आम कैदी को रखा गया उसी तरह उनको रखा गया। 800 में से 300 का चालान दिया है। अब 300 के बाद अभी अगले 600 बंदे का चालान इन्होंने जमा करवाना है कि सबसे ज़्यादा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, मैंने उनके मुंह से नहीं कभी सुना कि आप मेरे फैमिली मेम्बर्स को इजाज़त दीजिए। मीडिया को जेल तक रसाई दिलाने में, इस ट्रायल तक रसाई दिलाने में जितना पॉजिटिव किरदार शाह महमूद कुरैशी साहब ने अदा किया है, किसी का भी नहीं है। नए मुलजम का चालान दे दिया जाए तो अदालत दोबारा से फर्द जुर्म लगाकर दोबारा नए सिरे से गवाह लिखना शुरू करती है, और ये इसलिए किया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि कभी ट्रायल ख़त्म ही ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जिना हाउस हमला केस और 9 मई के जो मुकदमात हैं उनका ट्रायल आपको पता है लाहौर की कोट लखपत जेल में चल रहा है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमज़ा हैं और दीगर मुलजमान हैं, और सीनियर कानूनदान हैं बुरहान मोज़म साहब, जो कि उनके मुकदमात का ट्रायल कर रहे हैं। आज की अहम डेवलपमेंट ये है कि मीडिया को, उनके फैमिली मेम्बरान को बुरहान मोज़म साहब की दरख्वास्त पर अदालत ने अलाउ कर दिया है कि ये भी आकर प्रोसीडिंग देख सकते हैं। बुरहान साहब से पूछेंगे कि क्या ये मामला चल रहे हैं। बुरहान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि ट्रायल कहाँ तक पहुँचा है, 9 मई असल कहानी है क्या? इशफाक साहब, इसमें सूरत हाल ये है कि 9 मई के लाहौर में इन्होंने 14 केसेस मुख्तलिफ FIRs में दर्ज किए हुए हैं। 14 के 14 ट्रायल की जो चालान हैं वो अदालत में आ चुके हैं। इनमें से 8 जो हैं वो ATC 1 में लगे हुए हैं और 6 जो हैं वो ATC 3 में लगे हुए हैं। और जो ATC 1 है वो खालिद अरशद साहब समाप्त। जी, ATC 1 की समात करते हैं खालिद अरशद साहब, और ATC 3 की जो समात है वो अरशद जावेद साहब के पास है। 8 केसेस जो ATC 1 में हैं उनका ट्रायल स्टार्ट है जी, और जो 6 केसेस हैं ATC 3 में उनका ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। सही है। तो ये सर बताइएगा कि जेल ट्रायल चल रहा है, उस वहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं, आलिया हमज़ा भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, तो क्या मुश्किलात हैं? अडयाला में तो बहुत सारे इश्यूज़ बनते थे, यहाँ पर क्या सूरत हाल है मुल्ज़मान के साथ? आप रोज़ मिलते भी हैं। देखिए, जेल तो जेल है, आप जितनी भी सहूलत वहाँ किसी को दे लें, लेकिन जेल में होने वाला ट्रायल उसी माहौल में होता है जो जेल का होता है। लाहौर में जो लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं, इनमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, इनमें इजाज़ चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, आलिया हमज़ा हैं, और उसके अलावा बेशुमार मुलजमान हैं। जैसे कि मैं सिर्फ अगर जना हाउस केस का ही बात जिक्र करूँ तो उसमें 300 मुलजमान हैं जो ट्रायल फेस कर रहे हैं। जहाँ तक मुश्किलात का बात है, देखिए, जो लोग जेल के अंदर हैं वो तो जाहिर है कि जेल की तमाम तर सोबतें वो बर्दाश्त कर रहे हैं, और जो बाहर से आते हैं उनके लिए बड़े मसाइल हैं। वो देखिए, कम अज़ कम 2 किलोमीटर का तो सफ़र है हर मुलज़म के लिए कि वो पैदल चलकर इस हबस के मौसम में अदालत तक पहुँचे। बाहर से मुराद क्या आप कहना चाह रहे हैं? कहाँ से? जो बेल आउट हुए हुए हैं, बेल आउट हुआ। जो घरों से आते हैं, ठीक है। उन्हें जेल में तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर रोक दिया जाता है। वहाँ से उन्होंने पैदल सफ़र करके कोर्ट तक जाना है। इस हबस में कुछ उधेड़ उम्र हैं, कुछ बीमार हैं, नाम और उसमें कौन सी हैं? नहीं, मुख्तलिफ लोग हैं जिनके नाम तो इस वक्त मैं ज़बानी नहीं बता सकूँगा आपको, लेकिन आज ही एक साहब मुझे मिले थे, वो मुझे बता रहे थे कि शायद उनको 17 टांके लगे हुए हैं, और वो 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलने पर मजबूर थे। एक साहब थे जो बिसाकी पर थे, वो भी पैदल चलने पर मजबूर थे। जेल के अंदर जो शाह महमूद कुरैशी हैं या दीगर मुल्ज़मान, इनकी आपसे मुलाकात भी होती, क्या वो बात बताते हैं किस तरह से उनको वहाँ पर रखा गया है? देखिए, उन्हें किसी तरह की कोई सहूलत अंदर मैसर नहीं है। जिस तरह आम कैदी रह रहा है वैसे ही वो रह रहे हैं। कोई ऐसी सहूलत जो आम आदमी को हासिल है वो उनको हासिल है। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज़ है, कोई चीज़ उनको मैसर नहीं है। अगर उन्होंने, वो बीमार हैं, उन्होंने हॉस्पिटल तक जाना है तो उसकी भी वो बाकायदा अदालत से इजाज़त लेते हैं। कोई ऐसी चीज़ एक्स्ट्राऑर्डनरी वहाँ अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की तबीयत ख़राब थी और वो हॉस्पिटल गई हुई थी अपनी बीमारी के इलाज के लिए,
तो ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें किसी तरह की कुछ सहूलत अंदर दी गई है, बल्कि मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह आम कैदी को रखा गया उसी तरह उनको रखा गया। सही है। ये सर बताइएगा कि अब आप इस केस का ट्रायल कर रहे हैं, अभी ये ट्रायल कहाँ तक पहुँचा है और आगे क्या होने जा रहा है? इशफाक और आपने साहब, केस को देखा है क्या? इशफाक साहब, ट्रायल तो अभी बिल्कुल इब्तदाई स्टेज पर है। अच्छा, चार्ज फ्रेम हो गया होगा। एक केस में चार्ज फ्रेम हुआ, दो केस में चार्ज फ्रेम हुआ है, जिसमें एक केस जो है वो 768 है, जो कि थाना शादमान पर इल्ज़ाम है कि जलाओ घिराव हुआ है, और उसमें भी अभी चालान मुकम्मल नहीं दिया गया। आज उस पर भी इतराज़ किया गया और एक दरख्वास्त थी हमारी, मैंने ही दी हुई थी, और मेरे साथ यूसुफ वाई एडवोकेट साहब थे, कि आप टुकड़ों में ट्रायल कर रहे हैं, आप सारे मुल्ज़मान को लाकर इकट्ठा ट्रायल कीजिए। वो भी जज साहब ने आज मंजूर की है। सबका इकट्ठा ट्रायल? जी, सबका इकट्ठा ट्रायल होगा, और इकट्ठा सिर्फ उनका जो जुडिशल फाइल में शामिल है, उनका नहीं जो अभी जुडिशल फाइल में नहीं आए हुए। जैसे मैं मिसाल के तौर पर दूंगा कि अभी तक इमरान खान साहब किसी ट्रायल की जुडिशल फाइल में मौजूद नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब का अभी? जी, अभी उनका ट्रायल, उनका चालान में नाम ही नहीं है अभी तक। वो आएगा जब, तो वो बहुत बाद का कोई स्टेज होगा। अभी तो हम उनका जिक्र कर रहे हैं जिनका चालान अदालत में आया, जिनके नाम मौजूद हैं, लेकिन उनका भी इकट्ठा ट्रायल नहीं किया जा रहा था। वो आज जज साहब ने उन्हें हदायत की है कि बाकियों का भी चालान लेकर आइए। अब जो आप कह रहे हैं कि जिन पर फर्द जुर्म आयद हुई है 2 केसेस में, वो कौन कौन से मुलजिम है? शाह महमूद कुरैशी साहब में दीगर कौन है? जी, इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, चौधरी इजाज साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, और इसके अलावा कोई 6 के करीब दीगर मुल्ज़मान हैं। जी, सही है। तो अब इनमें कितने गवाहान हैं और कब तक ये ट्रायल आपको कंक्लूड होता हुआ नज़र आ रहा है? सर, इसमें अभी तक सिर्फ 2 गवाहान का बयान लिखा गया है, उन पे अभी जरा होनी बकाया है, और टोटल इस केस में 61 गवाहान हैं इसके एक FIR में। तो मुझे तो अभी बहुत मुस्तकबिल करीब में कोई ये फैसला होता नज़र नहीं आ रहा। कोई डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं डेफिनेटली सर। प्रोसिक्यूशन की? सर, मैं वही उसी की गुजारिश करने लगा हूँ। देखिए, 9 मई 2023 को वक़्वा हुआ, 9 मई 2023 से लेकर आज भी अगर उसे जज साहब ये इस्तगासे को कह रहे हैं कि अपने चालान लेकर आओ, तो इससे ज़्यादा डिले क्या हो सकता है? यानी अब 1.25 साल में अपने चालान भी अदालत को नहीं दे सके। अगर एक मुकदमे में इन्होंने, देखिए 96 जना हाउस केस है, मेरी इतला के मुताबिक तकरीबन उसमें कुछ 850 मुल्ज़म इन्होंने रखा हुआ है। 850 में से 300 का चालान दिया है। अब 300 के बाद अभी अगले 600 बंदे का चालान इन्होंने जमा करवाना है। ये चालान जमा करवाएंगे तो कोर्ट ट्रायल करेगी ना सर। बातें ये की जा रही थी कि 8 फरवरी 2023 के इलेक्शन से पहले इनको, 24 से पहले इनको सजाएं सुना दी जाएंगी। इशफाक साहब, ये मुकदमात का आगाज़ नहीं कर सके, ट्रायल होगा, 100 की तादाद में गवाहान हैं, ट्रायल कंप्लीट होगा। ये तो अगर आप ये कहें कि ये अगले 1 साल में भी ट्रायल कर जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। सही है, यानी अभी है लंबा? जी, बिल्कुल लंबा टाइम है, बिल्कुल लंबा टाइम। अच्छा सर, जेल में हमने देखा, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी मुलाकात हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कोई जजेस से डायरेक्ट कोई सवाल जवाब करने का उनको मौका दिया जाता है? जी बिल्कुल, अगर वो बात करना चाहें तो जज साहब उनकी बिल्कुल बड़े आराम से गुफ्तगू सुनते हैं। ओपन ट्रायल पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाकायदा 2 से 3 तारीखों पर अदालत से रजू किया है। क्या कहा? कुरैशी साहब का जी पहला डिमांड ये था कि वो कहते थे कि हमारे ट्रायल की जो आप किस्म है, यानी 2 अक़साम होती है ना जी, या तो एक होता है कि आप कैमरा ट्रायल कर रहे हैं जिसमें किसी का भी दाखिला ममनू है, या ओपन ट्रायल है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुजारिश की अदालत से कि आप हमें फ़ैसला दें कि ये ओपन ट्रायल है या ये कैमरा ट्रायल है, जिस पर अदालत ने कहा कि ये ओपन ट्रायल है। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने दूसरी बात ये की कि अगर आप इसे क्लोज़ ट्रायल करेंगे, अगर आप मीडिया को इजाज़त नहीं देंगे, और मैं ये बड़ी स्पेसिफ़िक आपको ये बात बताऊं कि सबसे ज़्यादा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, मैंने उनके मुंह से नहीं कभी सुना कि आप मेरे फैमिली मेम्बर्स को इजाज़त दीजिए। मीडिया को जेल तक रसाई दिलाने में, इस ट्रायल तक रसाई दिलाने में जितना पॉजिटिव किरदार शाह महमूद कुरैशी साहब ने अदा किया है, किसी का भी नहीं है। मैंने लीगल आर्गूमेंट्स किए, लेकिन ज़्यादा ज़ोर जो था वो शाह महमूद कुरैशी साहब का था। उन्होंने तो अदालत को यहाँ तक कहा कि अगर आप इस ट्रायल को में मीडिया को नहीं आने देते तो इसका मतलब है कि ये कैंगरो कोर्ट है, फिर आप ओपन ट्रायल नहीं कर रहे, और अगर आप फेयर और ओपन ट्रायल करना चाहते हैं तो मीडिया को सेस दीजिए। और ये उन्हीं की एफर्ट है, ये उन्हीं की काविश है, ये उन्हीं की कोशिश है जिसकी वजह से आज अदालत ने मीडिया को रसाई दे दी है। एक और बात सर, ये बातें की जाती हैं डील की और बाहर आ जाएं प्रेस, कोई शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस तरह की बात आपसे शेयर की?
सर शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुझसे बड़े वाज़े तौर पर डेफिनेटली, जब मैं उनका लॉयर हूँ तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस होती हैं, उनका डिफेंस डिस्कस होता है, केस डिस्कस होता है, दीगर मामला डिस्कस होते हैं। कुरैशी साहब ने मुझे वो तमाम दबाव बताए हैं जो मैं ओपन तो नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने मुझे तमाम दबाव बताए हैं जो उन पर डाले गए, जो उन पर डाले जा रहे थे। और शाह महमूद कुरैशी साहब का एक ही मौक़िफ़ है कि ना उन्हें कोई डील चाहिए ना उन्हें कोई ढील चाहिए। वो वाज़े तौर पर उन्होंने मेरी मौजूदगी में जज साहब से ये गुजारिश की कि आप ओपन ट्रायल करें, आप एक फेयर ट्रायल करें। मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं 10 दफ़ा पार्लियामेंट का मेंबर मुंतखब हुआ हूँ, मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ। अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो वो पब्लिक के सामने आना चाहिए, और अगर मेरे पे गलत और झूठा मुकदमा बनाया गया है तो ये भी मेरी साख और मेरी इज़्ज़त का मसला है, इसे भी अवाम के सामने आना चाहिए। तो हम उनके दिफा के लिए तैयार खड़े हैं। बीइंग अ लॉयर, आप क्या समझते हैं कि इन केसेस में कितनी हकीकत है, क्या हो सकता है आगे जाके? सर मैंने अभी तक 8 केसेस मैंने स्टडी कर लिए हैं जी। मैं समझता हूं कि इन 8 केसेस में इस्तगासे के लिए अपने फुट्स पर खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा जी, प्रोसिक्यूशन के लिए। मैं नहीं समझता कि मुझे इसमें कोई ऐसी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, कोई ऐसी एविडेंस नज़र आ रही है जो ये किसी को सज़ा दिलवा सकें। ये मन घड़त और झूठ पर मबनी केसेस हैं जिसमें ज़बरदस्ती के गवाह बनाने की कोशिश की गई है, जो एक झटका नहीं सहेंगे इशफाक साहब। आप देख लीजिएगा जिस दिन ट्रायल हुआ जो गवाह होता गया आपको टूटता हुआ वाज़े तौर पे नज़र आएगा। एक ज़रा बात बताइएगा, ये जेल ट्रायल करने की क्या वजह है? क्योंकि बाकी मुल्ज़मान आते हैं, इनकी हद तक जेल ट्रायल करने के पीछे क्या मामला है? सर देखिए, लॉ ये है कि कोर्ट कहे, लॉ ये है कि कोर्ट कहे कि हमें कोई ख़तरा है, हम ओपन कोर्ट नहीं कर सकते, आप हमें जेल प्रेमिसेस शिफ्ट कर दें। यहाँ उल्ट हुआ है, कोर्ट कहती है और गवर्नमेंट इजाज़त देती है। यहाँ उल्ट हुआ है कि गवर्नमेंट ने कोर्ट के कहे बगैर खुद से नोटिफिकेशन जारी करके भिजवा दिए। जो चैलेंज हुए हैं सब जुडिस हैं, हाई कोर्ट में हैं, इसलिए मैं इस वक्त उन पे तो तबसरा नहीं करता। वैसे मैं कह रहा हूँ क्या सर खौफ के अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये लोगों को तंग करना चाहते हैं, वरना वही कोर्ट है एंटी टेररिज्म, उसमें बाकी केसेस चल रहे हैं, ये भी चलने चाहिए। बाकी मुल्ज़मान तो सारे पेश होते हैं बुरी ज़मानतों में, आज़म स्वाति साहब, फवाद चौधरी साहब, अलीमा खान साहब और भी सारे पेश होते हैं। सर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि गवर्नमेंट की साइकी है कि लोगों को जितना, यानी इन लोगों को जो केसेस में इन्वॉल्व हैं उन्हें जितना ज़्यादा से ज़्यादा तंग किया जा सके वो करें। इसके अलावा और कुछ नहीं है। खौफ है एक, जिस वजह से ये जेल तक पहुँचे हुए हैं। सही है। आखिरी सर बात ये बताइएगा कि मेरा फिर वही सवाल है कि ये जो 9 मई के केसेस हैं इनका फ़ैसला कब तक हो सकता है? इतनी बड़ी तादाद में गवाहान की फहरिस्त है, फिर जरा होनी है, फिर बहस होनी है, तो कब तक आपको लगता है? अब मेरे पास कोई डेफिनेट तारीख तो नहीं है इशफाक साहब। आप करते रहे ट्रायल में, जी मैं गुजारिश करता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में आप इसे 3 महीने कह लें, आप इसे 6 महीने कह लें, आप इसे 8 महीने कह लें, आप इसे 1 साल भी कह लें, मुझे तो इनके फैसले होते नज़र नहीं आते। अच्छा जी, जो आज आज़म स्वाति साहब ने जज साहब पर अदम एतमाद किया और कहा कि ये हमें इन पर एतमाद नहीं, केस ट्रांसफ़र कर दिए, वो क्या कहानी है? सर मुझे उसकी डिटेल का तो इल्म नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि मैं उस कोर्ट में एंटर हुआ जब उनके अल्टरकेशन जो थी वो एंड पर पहुंची हुई थी, लेकिन कुछ इस तरह ही था कि वो तारीख मांग रहे थे और जज साहब शायद उस वक्त उस केस को एडजर्न नहीं करना चाहते थे, और उसमें शायद कुछ थोड़ा सा आज़म स्वाति साहब और उनके लॉयर जस्टिफाइड भी थे कि वो ये समझ रहे थे कि अभी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, तो वो समझते थे कि तफ्तीश मुकम्मल होगी तो हम बहस करेंगे, कोई इस तरह का था। बाकी उन्होंने इल्ज़ामात क्या लगाए हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता चला है कि वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अदालत से पटिशन जो है वो खारिज हो गई है। तो आपके नज़दीक जज साहब ठीक फ़राइज़ पर अंजाम दे रही हैं? सर देखिए, जज साहब थोड़ी सी सख्ती ज़रूर फरमाते हैं, लेकिन अभी तक तो क्योंकि ट्रायल में कोई ऐसी कार्रवाई ही नहीं हुई जिसकी बुनियाद पर मैं ये बता सकूँ कि जज साहब ठीक चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। अभी तो हाज़िरी में और इब्तदाई स्टेज पर केसेस चल रहे हैं, और शायद मैं समझता हूँ, मैंने आर्गूमेंट्स तो नहीं सुने, लेकिन मेरा ज़ाती व्यू ये है कि ये जो आज पिटीशन हमारी एक्सेप्ट नहीं हो सकी, इसके पीछे भी शायद यही होगा कि इट्स टू अर्ली। जब कोई जज ट्रायल करता है और ट्रायल में कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो नज़र आती हो कि ये गैर जानिबदार नहीं है, तो उस पर फिर तो हमें जाना चाहिए। लेकिन अभी तक क्योंकि ट्रायल ही शुरू नहीं हुए तो हम कैसे कहेंगे कि जज साहब का कंडक्ट क्या है।
अच्छा सर, आपने बताया कि 9 मई के जो केसेस हैं उनका फ़ैसला में भी 2 महीने, 4 महीने, साल, 1 साल के बाद शायद हो जाए, और अभी तक जो चालान है वो भी प्रॉपर तरीके से सबमिट नहीं किया गया। तो एटीसी का कानून क्या कहता है कि कब फैसला अदालत ने करना है, कब कितने दिनों में चालान जमा होना है, ये क्या? अशफाक साहब, इसमें जो एटीसी एक्ट में लिखा है जी, उसके मुताबिक तो लॉ ये है कि एफआईआर दर्ज होने के 30 वर्किंग डेज़ के अंदर, 30 दिन के अंदर इन्होंने हर सूरत में चालान अदालत में जमा करवाना है। 30 दिन के अंदर? जी, 30 दिन के कोई अंदर, जितना मर्जी बड़ा मुकदमा जी, जितना बड़ा मर्जी मुकदमा है, जितनी लंबी मर्जी तफ्तीश है, ये 30 दिन के अंदर चालान अदालत में जमा करवाएंगे। उसके बाद अदालत अगर चाहे तो इन्हें कुछ दिन की मोहलत दे सकती है कि अगर कुछ रह गया है तो उसे भी मुकम्मल कर लें, वो भी चंद दिन बाद, चंद दिन, जी, इससे ज़्यादा नहीं। और 30 दिन के अंदर अंदर इंटर्म रिपोर्ट जमा कराना तो लाजमी अमर है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये 30 दिन के अंदर चालान जमा नहीं करवाते तो ये सेक्शन 19 में काबिल सज़ा है। अच्छा, इस बात पर सज़ा हो सकती है तफ्तीशी को, जी, तफ्तीशी को, कि तुमने चालान क्यों जमा नहीं करवाया अभी तक। और हमारे इन और जब चालान जमा हो जाए तो फिर अदालत कितनी देर के अंदर फैसला करने की पाबंद जी, है? उसके बाद कानून में सेक्शन 19 है, उसका सब सेक्शन 7 है, वो ये कहता है कि अदालत 7 दिन के अंदर अंदर ट्रायल का फैसला करेगी चालान जमा होने की तारीख से लेकर। ठीक है। और यानी अगर मैं जो बात समझो, मैक्सिमम भी अगर अब लगा लें तो 2 माह के अंदर अंदर अदालत ने फैसला करना ही करना है, जितने भी कोई डिलेइंग टैक्टिक छोटे मोटे कर। सर 37 दिन में, 37 दिन में? 37 दिन में, 2 माह में 60 दिन होते हैं। सही है। 37 मैं दिन तो राय दे रहा हूँ कि अगर चले दे दें, वकील साहब बीमार हो गए, चालान जमा नहीं हुआ, तो वकील साहब की बीमारी का उन्होंने ये लिखा कि अगर वकील साहब बीमार हो जाते हैं या किसी वजह से नहीं आ सकते तो उसकी 2 तारीखें दी जा सकती हैं। तीसरी तारीख पर जुर्माना डाला जाएगा और स्टेट काउंसिल अपॉइंट कर दिया जाएगा। अच्छा, जी, 7 दिन में फैसला देना है चालान जमा होने के बाद। और 30 क्या इस बुक के अंदर जो सेक्शन लिखे हुए हैं उस पर अमल दरामद हुआ है किसी एक सेक्शन पर भी अदालत के अंदर आज तक? देखें, बजाय इसके कि मैं इसका जवाब दूं, मैं तो एक लफ्ज़ आपसे कहूँगा कि आज 1.25 साल गुजर गया, 30 दिन पूरे नहीं हुए। वो चालान जो इन्होंने 30 दिन के अंदर जमा करवाना था, आज 1 साल कुछ माह पे हम खड़े हैं, आज भी अदालत चालान मांग रही है, प्रोसिक्यूशन ने नहीं दिया हुआ। 9 मई के केस? जी, 9 मई के केसेस की बात कर रहा हूँ। फैसला तो तब होगा ना जी जब अदालत के सामने चालान आएंगे। चालान मौजूद ही नहीं है। चालान 4-4, 5-5 लोगों का जमा करवा दिया है, मुल्ज़म है 100 की तादाद में। अब उनका चालान जब अदालत में आएगा तो अदालत उसके बाद शुरू करेगी ट्रायल को। और ये इस्तगासा जमा नहीं करवा रहा है। इनका वाहिद मकसद ये है कि बंदों को अंदर रखा जाए और ना ट्रायल हो, ना फैसला हो, ना कोई जजा सज़ा की बात हो, क्योंकि इन्हें पता है, बंदे बस अंदर रहे, पड़े हुए हैं, जी, उन्हें पता है कि उनके पास कोई शहादत नहीं है, झूठे मनगढ़ंत केसेस बनाए गए हैं। आप बता रहे थे कि ये जब चालान में कोई 1-2 गवाह होते हैं, फिर नया मुलजम डालते हैं, फिर जीरो। सर, इसे कानून की इस्तिलाह में कहा जाता है डिनोवो ट्रायल। डिनोवो ट्रायल ये होता है कि अगर एक ट्रायल चल रहा है, कुछ गवाह रिकॉर्ड भी हो गए, फर्द जुर्म भी लग गया, और किसी नए मुल्ज़म का चालान दे दिया जाए तो अदालत दोबारा से फर्द जुर्म लगाकर दोबारा नए सिरे से गवाह लिखना शुरू करती है। और ये इसलिए किया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि कभी ट्रायल ख़त्म ही ना हो। और ऐसे तो वाकई नहीं ख़त्म होना जिस तरह से। इशफाक साहब, इसमें बड़ी क्लियर सिचुएशन ये है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इन तमाम केसेस में डिफेंस की तरफ से, मुल्ज़मान के वकला की तरफ से या मुल्ज़मान की तरफ से कोई एक डिले दिखा दें, 1 दिन का डिले। जितना डिले रिकॉर्ड पर मौजूद है सारे का सारा प्रोसिक्यूशन का है। और प्रोसिक्यूशन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रोसिक्यूशन आज तक चालान नहीं जमा करवा सकी, इन्होंने आगे क्या केस चलाना है। और आप हालत देखिए कि पूरा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उन्होंने रिडंडेंट करके रख दिया। 14 केसेस, 14 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स, जो एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर खास भी है जी, एक खास स्पेशल प्रोसिक्यूटर का भी अपॉइंटमेंट हुआ था ना जी, वो फॉर्मर जज हैं। और जो 2 मेन केसेस हैं प्रोसिक्यूशन के, 96 जिना हाउस केस और 1271 अस्करी टावर केस, मेरा ख्याल है वो उन दोनों में अपॉइंटेड हैं। उन दोनों में वो है जी, उन दोनों में वो अपॉइंटेड हैं। एक बस आखिरी बात बता दें, कभी आपको याद हो कि इस जो किताब है जिसमें कानून की दफ़ात दी गई, जिसकी बुनियाद पर ये सारा सिलसिला चल रहा है, इनके तहत कोई फ़ैसला भी हुआ?
जी बिल्कुल, कुछ जजेस रहे ऐसे एंटी टेररिज्म कोर्ट में जिन्होंने बहुत लंबे एंटी टेररिज्म कोड में बनाने का मकसद ही ये था कि स्पीडी ट्रायल हो, स्पीडी फैसला, और ये तो 9 मई के वो केसेस हैं जिनका फैसला होना चाहिए था। इस बुक के इस एक्ट के प्रियम्बल में भी लिखा है कि इस एक्ट का मतलब स्पीडी जस्टिस है, और जो गुलाम हुसैन केस दिया है 2020 में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने बैठकर, उसमें भी उन्होंने कहा है कि इस एक्ट का मतलब ही स्पीडी ट्रायल है। लेकिन यहाँ पर अभी चालान ही नहीं है तो स्पीडी ट्रायल कहाँ से आएगा सर? और अभी इमरान खान साहब का चालान जमा होना है तमीमा। नहीं सर, वो तो भी बहुत दूर है, वो तो भी बहुत दूर है। अभी तो जो मुलजम इन्होंने तफ्तीश मुकम्मल कर ली उसमें से चालान मौजूद नहीं है। खान साहब तो भी बहुत दूर हैं जी। और गवाह भी एक ही हैं सारी तरफ। जी बिल्कुल, गवाह एक हैं, बिल्कुल गवाह एक हैं सारे केसेस में जी। इन्होंने एक वकूए के 14 वकूए बनाए हुए हैं। ठीक है, ये तो ट्रायल वकूए जो हैं उनका गवाह एक है। जी बिल्कुल, उनमें कई गवाहन ऐसे हैं जी जो मिसाल के तौर पे जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी कोई कॉन्स्पिरेसी हुई, तो उस कॉन्स्पिरेसी के 2 गवाह हैं, वही उनके नाम हैं। 14 केस नहीं में पंजाब में 49 केसेस रजिस्टर हुए थे 9 मई के मामलात पर। उन 49 केसेस में वही गवाहन चल रहे हैं। ठीक है सर, बस आखिरी बस मुझे ये बात बता दें कि अब इस केस की फर्दर समाअत कब है और कुछ होगा तब? सर जुमेरात को फर्दर समाअत है, जिसमें एक तो उन्होंने प्रोसिक्यूशन को कहा है कि अपना चालान लेकर आइए, और दूसरा कोई 2 एप्लीकेशन हमारी पड़ी हैं, उन एप्लीकेशन पर भी आर्गूमेंट्स हैं जी। अच्छा सर, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज सीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, इनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर भी फैसला महफूज है, वो कितने अरसे से है? सर तकरीबन उसमें 1.5 से 2 माह हो गए हैं जी कि ATC 1 में बहस हुई है जी। ATC 3 ने तो कुछ फैसले कर दिए थे, कुछ 1-2 वहाँ बिलें पेंडिंग हैं, और इनमें मेरा ख्याल है जी कोई 1.5 माह से ज़्यादा 2 माह के करीब हो गए हैं। कुछ केस आर्गू हुए हैं लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। क्या वजह, क्यों नहीं इनका फैसला सुनाया जा रहा? आमतौर पर तो फौरी फैसला सुना दिया जाता है। सर एक तो प्रोसिक्यूशन पहले तो रिकॉर्ड ही पेश नहीं करती, रिकॉर्ड आ जाए तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब तशरीफ़ नहीं लाते। अगर स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब आ जाएं तो वो कहते हैं जी मेरी तैयारी नहीं है, और अगर कोर्ट के ऑर्डिनरी प्रोसिक्यूटर पेश होते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब स्पेशल प्रोसिक्यूटर बहस करेंगे। वो पिंग पोंग बनाया हुआ उन्होंने, कोई उधर जाता है कोई उधर जाता है। कई दफ़ा तो सर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के कोर्ट ने वारंट ऑफ अरेस्ट निकाले हैं। एक की तो मेरा ख्याल है 2 केसेस में उनकी जो सैलरी थी वो उन्होंने कुर्क की है कि आप जानबूझ के रिकॉर्ड पेश नहीं कर रहे। और वैसे मुझे ऐसे लगता है जी कि अगर हमने तो यहाँ तक भी कोर्ट से गुजारिश की है कि आप अगर समझते हैं कि ज़मानत नहीं हो सकती तो आप हमारा फैसला कर दें, हम हाई कोर्ट चले जाएं। और मुझे लगता है जी शायद वो डरते हैं इस बात से कि हम हाई कोर्ट गए तो 2 मिनट में ज़मानत हो जानी, केस में तो है कुछ नहीं, तो इसलिए वो पेंडिंग पर कहते तो होंगे ना अदालत को। सर हम हर तारीख पे गुजारिश करते हैं, हम हर तारीख पर गुजारिश करते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन बहस करने को तैयार नहीं है। थैंक यू सर।